Hi everyone, a very good afternoon to all. Good afternoon, beta. Good evening, okay. Good evening, everyone. Then, how are you? I am fine, beta. I am fine. Good evening, everyone. Good evening. So, now we should start our today's class. आज की क्लास स्टार्ट की जाए. A very good evening to all, beta. स्टार्ट करते हैं. बताओ, समिका. Good evening, everyone. So now we should start our today's class. हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. ठीक है. तो लास्ट क्लास में आई एम फाइन बेटा. इन लास्ट क्लास वी वर स्टडिंग प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट. मुझे ऐसा लगता है बेटा कि अगर आप क्वेश्चंस मुझे भेजो दो चार तो मैं देखकर बता पाऊंगा हाउ टू प्रोसीड, बिकॉज इन पैकेज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड. सो अगर आपको फॉर्मूले आते हैं, कॉन्सेप्ट पता है, तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए. बट अगर हो रही है तो प्लीज बेटा लेट मी नो विद द हेल्प ऑफ द डाउट्स. आप अपने डाउट्स को भेजो जहां जहां पे आप दिक्कत फील कर रहे हो, है ना. इट विल हेल्प. चलो तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास बेटा. फ्रॉम एलसीआर सर्किट. तो उससे जस्ट पहले थोड़ा आपसे, हाँ बेटा वही, मैं नीट के बारे में थोड़ी बहुत बातें कर लूँ आपसे. हाँ मैं वही बोल रहा हूँ कि नीट के बारे में थोड़ी बहुत बातें कर लें. देन आफ्टर आई विल स्टार्ट. बेटा ईस्ट वेस्ट में क्या प्रॉब्लम है? ईस्ट लेफ्ट साइड में, नॉर्थ के लेफ्ट में जो होगा आपका वो ईस्ट होगा, जो राइट में होगा वो वेस्ट होगा, है ना. ये तो सिंपल डायग्राम है, उसमें हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है. मेरा वॉल्यूम लो है. लेट मी चेक. नो बेटा, इट्स फुल. एक्चुअली इट्स फुल, है ना. ओके बेटा, नाउ इट्स फाइन. कुछ कह ही नहीं रहे आप लोग. जो पहले मुझे 2 मिनट बात कर लेने दो नीट के बारे में बेटा, बिकॉज इतना आपका इम्पोर्टेंट पेपर हुआ है. आपका पूरा का पूरा साल जिस पेपर के लिए इंतजार में था वो पेपर निकल गया. तो उस पेपर के बारे में जान ले थोड़ा बहुत, है ना. एक्चुअली द पेपर वाज एन अनबैलेंस्ड पेपर बेटा, एंड इट इज वेरी वेरी इजी. मतलब आप उसे आसान की कैटेगरी में रखोगे, और बहुत ही अनबैलेंस्ड पेपर था. अनबैलेंस्ड पेपर इसलिए क्योंकि 11th और 12th के क्वेश्चंस हर साल बैलेंस्ड होते थे. मींस 22, 23 ज्यादा से ज्यादा. अच्छा मैं आपसे बात कर चुका. ओके ओके. तो आपने सॉल्व करके देखा क्या पेपर को? हैव यू सॉल्व द पेपर, द क्वेश्चंस? हाँ बेटा बहुत इजी. मुझे तो उसमें से कोई क्वेश्चन सेलेक्ट करने लायक नहीं लगा, तो मैंने किया नहीं कि आप लोग कर लेना, जहां जहां डाउट होगा आप मुझसे पूछ लेना. बहुत ही आसान सा पेपर था, है ना. ओके अभिनव, सिर्फ 4 बच्चे रह गए ऑप्टिक्स यूनिट वाला, बाकी सारे हो गए. वेरी गुड. हाँ एग्जैक्टली बेटा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड. इफ यू नो द फॉर्मूला, पुट द वैल्यूज, डायरेक्टली आंसर आएगा. तो कोई दिक्कत थी नहीं किसी क्वेश्चन में. कोई क्वेश्चन ऐसा था ही नहीं जो कि ट्विस्टेड रहा हो. नो बेटा साक्षी, ऐसा नहीं है. मैं ये अपने पर्सपेक्टिव में बोल ही नहीं रहा, है ना. ये अपने पर्सपेक्टिव में नहीं बोल रहा, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ कि आपके लिए आसान था पेपर. एक्चुअली बेटा, हाँ, क्योंकि आप देख रहे हो सब लोग बोल भी रहे हैं कि द कट ऑफ विल गो हाई, इट विल गो अप बाय 10 और 20 मार्क्स लाइक दिस, है ना. तो आप खुद समझ सकते हो.
हाँ एग्जैक्टली, अराउंड 27 क्वेश्चंस है फ्रॉम क्लास 11 क्लास 12। सो ज्यादातर इसी से क्वेश्चंस थे हमारे, है ना। तो उसके लिए तो आपको बेटा फॉर्मूला शीट बनानी होगी एंड यू हैव टू रिमेम्बर द फॉर्मूला। ओके, सो नाउ प्लीज अब मैं स्टार्ट कर लूं। हाँ ओके बेटा, तो इन प्रीवियस लेक्चर बेटा अब थोड़ी देर के लिए हम लोग बातें बंद करके थोड़ी देर पढ़ाई कर लें, है ना। तो पहली चीज तो ये बेटा, आपकी कल भी क्लास होगी बट आई विल नॉट टेक द क्लास। कल आपकी जो क्लास होगी मैं नहीं लूंगा, बट जो भी सर पढ़ाएंगे ही विल टेक द ट्रांसफॉर्मर पार्ट एंड एलसी ऑसिलेशन। ओके, तो ये दो पार्ट जो भी आपको अगली क्लास में सर पढ़ाएंगे, दे विल टीच, मतलब सॉरी, ही विल टीच यू। ठीक है, आज मैं आपका एलसीआर सर्किट, क्वालिटी फैक्टर, रेजोनेंस, इनके बारे में आपसे बातें करता हूँ। उसके बाद वाले लास्ट वाले लेक्चर में आई विल टेक द क्वेश्चंस, है ना, मैं आपके पैकेज के क्वेश्चन सारे दे दूंगा। ठीक है, चलो फिर तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। चलो कुछ नहीं अंशिका, कोई बात नहीं बेटा, तो सर से क्या दिक्कत है ना। चलो तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा एलसीआर सर्किट से। ओके, एलसीआर सर्किट के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान से देखते हैं बेटा। नो बेटा, एलसीआर सर्किट में एज द नेम सजेस्ट, एल मींस इंडक्टर, सी मींस कैपेसिटर, आर मींस रेजिस्टेंस। ओके, क्या है बेटा हमारे पास, एल मींस इंडक्टर, सी मींस कैपेसिटर एंड आर मींस रेजिस्टर। ये तीनों के तीनों इस सर्किट में है हमारे पास। Here you can see inductor, this one is capacitor. Now you can see a resistance, and it is connected with an alternating source like this. This one is alternating source, V is equal to V naught sin omega t. I hope the thing is clear. Here we can see beta, this V is equal to V naught sin omega t. This one is L, this one is C, this one is R. Now let's start. Actually in such type of circuits, ऐसे सर्किट्स में हम लोगों को अगर सोल्यूशन निकालना हो तो वी हैव टू गो फॉर द फेजर डायग्राम मेथड। तो आई एम जस्ट फाइंडिंग द फॉर्मूलाज विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम मेथड। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द फेजर डायग्राम मेथड। First of all, I am starting with the first point. The first point is, here in this type of circuit, the current from inductor, capacitor and resistance is same. That's why exactly what it is capacitor. The current from inductor, capacitor and resistance is same because all these three are connected in series. So actually here we are dealing with series circuit. तो अगर आप सीरीज एलसीआर भी लिखते हो वो भी काम आपके आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो आई विल राइट आई एल इज इक्वल टू आई सी इज इक्वल टू आई आर। होपफुली द थिंग इज क्लियर। ओके, करंट फ्रॉम all these components is same. Now come to the next point. यहां से next point की तरफ आते हैं, है ना, दूसरे point की तरफ। The second point is, if I want to draw the phasor diagram in this case, phasor diagram कैसा दिखेगा? तो मैंने आपको बोला था बेटा, there is one actual method और दूसरा क्या है हमारे पास जो हम लोग जनरली यूज में लेकर आते हैं। तो आई एम जस्ट कंसीडरिंग द करंट, मैं करंट को बेटा रिप्रेजेंट करना चाहता हूं एक्स एक्सिस में। आई एम रिप्रेजेंटिंग करंट इन एक्स एक्सिस। मैं सबसे पहले अगर करंट को लिखना चाहता, करंट को कुछ इस तरह से दिखा सकता था, दिस वन इज बेसिकली आई।
तो आई सी लिखना चाहूँ आई सी लिख दूंगा, आई एल लिखना चाहूँ आई आर लिखना चाहूँ, जो भी नाम आपको देना है ऑल आर सेम, यू कैन डायरेक्टली राइट. नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट. द सेकंड पॉइंट इज वी ऑलरेडी नो दैट हमारे पास अगर कैपेसिटर है बेटा, तो कैपेसिटर में हमारे पास क्या होता है, कैपेसिटर में क्या लीड करता है, क्या लैग करता है, क्या हम जानते हैं. कैपेसिटर में बेटा हमारा करंट लीड करता है. तो इफ करंट इज लीडिंग इन कैपेसिटर, मैं सिंपल वे में यहाँ पे करंट को बना रहा हूँ. दिस वन इज बेसिकली आई कैपेसिटर. होपफुली दिस थिंग इज ऑल्सो क्लियर, है ना. नाउ अगर मुझे बेटा यहाँ पे, ओ सॉरी मैंने एक पॉइंट गलत बोल दिया. वी आर टॉकिंग अबाउट वोल्टेज. सॉरी बेटा, मैं दोबारा से वापस से आ रहा हूँ, है ना. मैंने डायग्राम में ड्रॉ करते समय चीजें सही बनाई, लिखी गलत थी, उन्हें बस करेक्ट कर देता हूँ. मैं बोल रहा हूँ बेटा करंट तो सबकी हमने दिखाई दी. करंट क्या है हमारे पास, सब एक्स एक्सिस पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया, आई एल आई सी एंड आई आर. वी नो दैट हमारा जो वोल्टेज है वो हमारा कैपेसिटर के केस में लैग करता है, इंडक्टर के केस में लीड करता है. सो आई विल राइट वी एल हियर. वी एल क्या है हमारा, लीड कर रहा है किससे, हमारे नॉर्मल हमारे पास जो इंडक्टिव सर्किट है इसमें. हम लोग अगर नीचे ध्यान से देखें बेटा, वी कैन राइट दिस वन इज बेसिकली वीसी. क्या ये लिखने में कोई दिक्कत है, VL VC, is these two things are clear? Okay, and VR is in the same phase of resistance of the current, that's why I am writing VR here. तो VR R हमारा यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस का केस होता तो वोल्टेज और करंट आर इन सेम फेज. अगर इंडक्टर का केस होता तो इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता, और अगर कैपेसिटर का केस होता तो हमारा वोल्टेज लैग करता. So I am just considering all these things and after that drawn this diagram. क्या ये डायग्राम क्लियर है एवरीवन? अब देखो बेटा, अब तो बहुत आसान सा काम हो गया. अगर आप इस डायग्राम को ड्रॉ कर पाते हो, देखो बेटा, अगर बड़ा और छोटा जब तक वैल्यू नहीं दिया हुआ हो कोई बोल ही नहीं सकता है. तो इसमें से कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा ये हमें अज्यूम करना होगा, ये हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, मतलब हम बता नहीं सकते, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन वैल्यूज. तो मैं इसको अगले पेज में दिखा रहा हूँ आपको. आई एम टेकिंग यू इनटू द नेक्स्ट पेज. इस पेज में समझते हैं इसे. मैंने सिंपली ड्रॉ किया, तो दिस वन इज IC, यू कैन राइट IR और IL, and as I told you this one is basically VR. Here we have VL, this one is VC. बच्चों मैं अज्यूम कर रहा हूं, आई एम अज्यूमिंग, मैं अज्यूम कर रहा हूं. ये मत मान लेना कि सर ने बोल दिया तो इंडक्टर का हमेशा वोल्टेज बड़ा होगा. आई एम अज्यूमिंग VL इज ग्रेटर देन VC, है ना. तो वी आर अज्यूमिंग VL इज ग्रेटर देन VC. अगर VL बड़ा है VC से, आप देखो तो दोनों अपोजिट फेज में है क्या. मुझे अगर नेट वैल्यू निकालनी होगी तो क्या मैं नेट वैल्यू को VL माइनस VC कुछ इस तरह से दिखा सकता हूं क्या VL माइनस VC ऐसा दिखा सकते हैं. अब ध्यान से देखो, अगर मैं नेट V निकालना चाहता हूं तो क्या ये इन दोनों का सम होगा, जिसे मैं आराम से V नेट लिख सकता हूं. एवरीवन, क्या इन दोनों के सम को आराम से आप V नेट लिख सकते हो. वेक्टर मानते हुए करना है काम बेटा. दिस वन इज VR, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये क्या है अपने पास VL माइनस VC. सो दिस वैल्यू इज बेसिकली V नेट. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट और नॉट एवरीवन? क्या इस बात को हम समझ सकते हैं? ओके, सो आई विल राइट इट मैथमेटिकली. द वैल्यू ऑफ V नेट इज इक्वल टू VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर. आराम से पाइथागोरस जैसा मानना चाहो पाइथागोरस मान के सॉल्व कर सकते हैं आराम से. इज दिस पॉइंट इज क्लियर? सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. सर VL माइनस VC नॉट गॉट.
बेटा सिंपल दो वेक्टर्स अगर मानते, एक वेक्टर मेरे पास 8 जे कैप होता, दूसरा -4 जे कैप होता, तो उनकी नेट वैल्यू आप क्या लिखते हैं? एक अगर ऊपर की ओर 8 है और नीचे 4 है तो इनकी नेट वैल्यू मैं क्या लिखूंगा? इट इज 4 जे। इट इज क्वाइट सिमिलर विद दैट, है ना? ऊपर की ओर हमने VL लिया है, नीचे की ओर हमने VC लिया है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा इट इज नथिंग बट VL माइनस VC। ओके, इफ VL इज ग्रेटर देन VC, अगर VC बड़ा होता तो हम लोग VC माइनस VL ले लेते, है ना? आई होप द थिंग इज क्लियर। अंशिका बेटा कुछ नहीं किया हमने, हमने सिंपल फेजर डायग्राम बनाया था, वहां से मैंने एक्स एक्सिस पे वैल्यू लिखी दैट इज VR, और वाई एक्सिस पे वैल्यू लिखी इट इज VL माइनस VC और VC माइनस VL। जो भी इनमें से बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग ले लेंगे। मैंने अज्यूम किया कि हमारा VL बड़ा है, तो आई एम टेकिंग VL माइनस VC। सो अगर मैं इनका रिजल्टेंट निकालना चाहता हूँ, आई कैन डायरेक्टली यूज द पाइथागोरस Pythagoras theorem, and I can write V net is equal to VL square minus VC square plus VI square. Hopefully the thing is clear, है ना? So अब मैं आगे आपको आगे लेकर चलता हूँ. This point is considered as the first point. Now come to the second one. अगर मैं इनको करंट्स के फॉर्म में लिखना चाहता है तो यहां मैं लिखता बेटा I मल्टीप्लाइड बाई Z। देखो ये जो V नेट है, V नेट को मैं I मल्टीप्लाइड बाई Z बोल रहा हूँ। ये Z इज अ क्वांटिटी विच इज नोन एज इम्पिडेंस। इसको हम लोग नाम क्या देते हैं? इट इज नोन एज इम्पिडेंस। तो Z से आई एम रिप्रेजेंटिंग इम्पिडेंस एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू, मैं यहाँ अंदर लिखता बेटा I मल्टीप्लाइड बाई XL माइनस I मल्टीप्लाइड बाई XC एंड इसका होल स्क्वायर प्लस, अगर VR की बात करता तो I मल्टीप्लाइड बाई R एंड इट्स स्क्वायर, और उसके बाद इसके ऊपर मैं रूट साइन लगा देता। इज इट ओके? अगर आप यहाँ से बेटा I को कॉमन निकाल लो तो I को आराम से कैंसिल आउट कर सकते हैं। I को कैंसिल कर रहे हैं, काटना भी है। बेटा मैं थोड़ा, मेरी आदत हो गई है ना? आप सिर्फ Z लिखना चाहो कोई दिक्कत नहीं है, मेरी आदत हो गई तो मैं इसी तरह से लिख देता हूँ, है ना? तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ बेटा Z इज इक्वल टू, नाउ इट्स फाइन ना, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं ना काटूं, XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास इम्पिडेंस का फॉर्मूला भी आ गया। दिस वन इज बेसिकली इम्पिडेंस, एंड इम्पिडेंस को कुछ नहीं होता बेटा, कोई मतलब नहीं है, लिखने की एक आदत होती है ना, कोई R कैसे लिखता है, तो मेरी आदत हो गई है Z लिखने की उस तरह से, है ना? Hopefully this point is also clear. So now you can write the value of Z, the value of impedance is nothing but XL minus XC square plus R square, and you have to put a root over it. This will provide you the answer. Hopefully this thing is clear. हाँ बेटा, इसका अब आ रहा हूँ, मैं उसी बात पे आ रहा था। अगर मैं यहाँ पे इम्पिडेंस की बात करूँ तो इम्पिडेंस है क्या? तो इम्पिडेंस विल प्ले द रोल ऑफ रेजिस्टेंस हियर। जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा इस सर्किट का, उस रोल को प्ले करने के लिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वांटिटी होगी, द क्वांटिटी इज नोन एज इम्पिडेंस। उस क्वांटिटी को हम लोग यहाँ पे इम्पिडेंस कहेंगे, ठीक है? नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। इफेक्टिव रेजिस्टेंस वर्ड इज द बेटर वर्ड बेटा, है ना? वी शुड राइट इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ये हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा, है ना? मैं अब यहाँ पे बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ये जो एंगल हमने यहाँ निकाला है, इफ दिस एंगल इज कंसिडर्ड एज फाई, इस एंगल को हम लोग फाई अगर मान लें, ठीक है? तो फाई के बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो आई विल राइट टू थिंग्स। फर्स्ट वन, फेज डिफरेंस एंड पावर फैक्टर। तो मैं दो चीजें एक साथ यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बेटा। एक तो मैं फेज डिफरेंस को बताने जा रहा हूँ, दूसरा मैं पावर फैक्टर बता रहा हूँ। हर व्यक्ति कोई प्रॉब्लम बेटा? समिका, इज इट अ स्केलर क्वांटिटी? एग्जैक्टली बेटा, है ना? एग्जैक्टली, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो अगर मैं इस फाई को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, कॉस फाई निकालना चाहता हूँ, तो फाई के बराबर है,
फेज डिफरेंस की वैल्यू को मैं सीधे सीधे क्या कह सकता हूँ, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू फाई है ना। तो सीधे सीधे मैं फाई तो डायरेक्टली लिख लूंगा, उसके लिए मुझे कोई टेंशन है नहीं। मुझे यहाँ पे कंसंट्रेट करना है पावर फैक्टर पर। हाँ नहीं बेटा, नेट रेजिस्टेंस नहीं कह सकते, इम्पिडेंस एक टर्म है जिसको हम लोग नेट रेजिस्टेंस की तरह यूज में लेकर आते हैं। नेट रेजिस्टेंस बोलना गलत वर्ड होगा, यू शुड यूज इम्पिडेंस। इट विल प्ले द रोल, ये सेम रोल प्ले करेगा जो कि रेजिस्टेंस प्ले करता है। कि अगर कोई सर्किट में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस दिए हैं, वहां से कुछ करंट फ्लो करेगा, कैसे निकालेंगे हम, निकालते हैं ना वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस से। इंस्टेड ऑफ रेजिस्टेंस यू शुड राइट जेड हियर, है ना। इंस्टेड ऑफ रेजिस्टेंस यू शुड राइट जेड हियर, जेड विल प्ले द सेम रोल। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ मैं आपको अगर पावर फैक्टर cos फाई की बात करता है, तो cos फाई इज बेसिकली बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। आप यहाँ देखो बेटा, बेस आपके पास क्या है, वी आर, और हाइपोटेनस क्या है आपके पास, इट इज वी नेट। सो आई एम राइटिंग हियर वी आर डिवाइडेड बाय वी नेट। मैं वीआर को तो वीआर ही छोड़ देता हूं, एंड इंस्टेड ऑफ वी नेट यू कैन राइट वीएल माइनस वीसी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, एंड जस्ट पुट अ रूट ओवर इट, इसके ऊपर एक रूट साइन डाल देते है ना। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, द नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर मैं इसी cos फाई को बेटा मान लो इम्पिडेंस के फॉर्म में लिखना चाहता है, तो आई विल राइट आर डिवाइडेड बाई जेड। मैं इसको आर डिवाइडेड बाई जेड से रिप्रेजेंट करता हूँ, एंड आप इसे एक्सपेंड करके क्या लिख सकते हो, आर डिवाइडेड बाई एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एंड जस्ट पुट अ रूट ओवर इट। क्या ये दोनों पॉइंट क्लियर है? हाँ बेटा, एक्सएल इज ओमेगा एल, डन है। सेकेंड फॉर्मूला नॉट गॉड, थोड़ा दिमाग लगाएगी तो समझ में आ जाएगा बेटा। वी आर को क्या लिखेगी, आई इंटू आर। वी नेट को क्या लिखेगी, आई इंटू जेड। आई को निपटा दिया, बचा क्या, आर बाई जेड। क्या नहीं समझ आया? और अभी हमने z का फॉर्मूला क्या लिखा है, एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, उसे पुट कर दिया और r को एज r छोड़ दिया। नाउ अगर हम tan फाई की बात करें, तो tan फाई इज बेसिकली परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, है ना। tan फाई क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। सो आई विल राइट हियर द वैल्यू ऑफ tan फाई इज, if you want to write tan phi is perpendicular is VL minus VC divided by VR, or you can write XL minus XC divided by R। होपफुली ये पॉइंट भी क्लियर होगा। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि tan phi से ही हमारा काम चल जाए और tan phi से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में एबल। डन। फॉर्मूले समझते चलो पहले, क्या ये फॉर्मूला क्लियर है सभी को? टिल नाउ द थिंग्स आर क्लियर। नाउ मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ, अगले पॉइंट की तरफ लेकर चल रहा हूं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज, हियर आई एम राइटिंग इफ एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी। अगर हमारे पास बेटा XL जो है ये XC से क्या है, बड़ा है, देन इन दिस केस हम लोग इसको इंडक्टिव सर्किट के नाम से जानेंगे। दिस वन इज नोन एज इंडक्टिव सर्किट। मतलब क्या हुआ, हमारा यहाँ पे इंडक्टर जो है वो डोमिनेटिंग है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर इंडक्टिव सर्किट। हियर इफ XC इज ग्रेटर देन XL, then this type of circuit is basically known as capacitive circuit। ऐसे सर्किट को आप क्या बोलोगे, it is known as capacitive circuit। and if both are equal, XL is equal to XC, then this type of circuit is called resonating circuit। ऐसे सर्किट को हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, दिस वन इज बेसिकली नोन एज रेजोनेटिंग सर्किट। इसको हम लोग रेजोनेटिंग सर्किट के नाम से जानते हैं, है ना। जस्ट बेटा 2 मिनट रुक जाओ।
हाँ बेटा, जो अभी हमने प्रीवियस वन किया इट वाज बेसिकली इंडक्टिव सर्किट। ओके, तो नाउ आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट पार्ट। क्या ये तीनों पॉइंट क्लियर है आपको? सबसे पहले बेटा मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ एक्सेल को हम लोग क्या लिख सकते थे, इट विल बी नोन एज ओमेगा नॉट इंटू एल, और दूसरी जो क्वांटिटी है इसको मैं आराम से 1 बाई ओमेगा नॉट इंटू सी कह सकता हूँ। सो यू कैन डायरेक्टली राइट ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एल सी, और you can write omega naught is equal to 1 divided by root under LC, और ओमेगा नॉट को हम लोग 2 पाई एफ नॉट लिख सकते हैं। सो ये तो हो गया बेटा हमारे पास रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इफ यू वांट टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ, तो आई विल राइट एफ नॉट इज इक्वल टू 1 by 2 pi root under LC, and this frequency is known as resonating frequency। तो हमने दोनों तरह के क्या किए बेटा, दोनों तरह के कैपेसिटिव रिएक्टेंस को इंडक्टिव रिएक्टेंस को इक्वेट कर दिया, एंड आफ्टर इक्वेटिंग देम वी आर कैलकुलेटिंग द फ्रीक्वेंसी, द सप्लाइड फ्रीक्वेंसी इन द सर्किट, and the supplied frequency in the circuit is omega naught and its value is 1 by root under omega c. Actually beta it is angular frequency, so if you want to find the frequency, the value of frequency is 2 pi f naught, sorry, the value of frequency is omega divided by 2 pi, so I am just writing omega naught divided by 2 pi to get the value of frequency। फॉर्मूला है बेटा, ये तो लास्ट क्लास नहीं पढ़ा था क्या? यू मिस्ड द लास्ट क्लास। इन द लास्ट क्लास आई एक्सप्लेन्ड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस। दीज आर बेसिकली कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव रिएक्टेंसेस। In the previous lecture, I already explained the value of XL is equal to omega L and the value of XC is equal to 1 by omega C. ओमेगा नॉट आई एम यूजिंग बेटा क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, अदरवाइज आप उसे ओमेगा बोलोगे, लेकिन रेजोनेंस हो रहा है तो उस ओमेगा को मैंने ओमेगा नॉट से थोड़ा अलग दिखना चाहिए ना वो, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट तो सारी वैल्यूज को आप कह नहीं सकते हो। A special value of omega is represented by omega naught, which is equal to 1 by root under LC। हर जगह ये दोनों इक्वल नहीं है ना, कभी एक्सएल बड़ा है कभी एक्सी बड़ा है, जब दोनों बराबर हो रहे हैं उस समय जो ओमेगा आ रहा है उसे हम लोग ओमेगा नॉट कहते हैं। डन सर, 2 स्टेप वंस कौन से? लास्ट वाले। यहाँ बेटा मैंने लिखा है ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई एफ नॉट, तो बस इस वैल्यू को पुट कर दो बेटा। मैंने बोला बेटा ओमेगा नॉट इज स्पेशल, ओमेगा नॉट इज बेसिकली द स्पेशल वैल्यू ऑफ ओमेगा एट विच ओमेगा नॉट सी, ओमेगा नॉट एल इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा नॉट सी। मतलब जहां एक्सएल और एक्सी दोनों बराबर हो रहे हो, सर्किट जहां पे हमारा रेजोनेटिंग हो, रेजोनेंस हो रहा हो जहां पे हमारा, ठीक है क्या? वो एसक्यू वाला, एसक्यू तो यहाँ कहीं है ही नहीं बेटा। स्क्वायर बेटा यहाँ पे आप ओमेगा नॉट को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर चले जाओ, एल को राइट हैंड साइड में लेकर चले आओ। अब ये सब कराओगे मुझसे बेटा, ओमेगा नॉट इंटू एल इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा नॉट सी है। ओमेगा नॉट को लेफ्ट लेकर आओ, ओमेगा नॉट स्क्वायर बन जाएगा। एल को राइट हैंड साइड लेके जाओ, उसे आप 1 बाई एल सी लिख लोगे। ओके चलो फिर आगे बढ़ूं अब मैं यहाँ से। शुड वी मूव? सभी को क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ तक का पार्ट बेटा बहुत ही थियोरेटिकल पार्ट था, मैं एकदम समराइज करके बताऊं, बाकी किसी सर्किट की नीड ही नहीं है बेटा। अब देखो अगर आपको ये पता है ना तो बाकी किसी को जानने की जरूरत नहीं है। आप पूछोगे सर ऐसा आप क्यों बोल रहे हो? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इफ एक्सएल एंड एक्सी इज नॉट प्रेजेंट तो जेड की वैल्यू क्या है? मैं आपको जेड दिखा रहा हूँ बेटा, जेड को देखते हुए हम लोग बात करते चलते हैं। जेड के बारे में अगर हम बात करें
जो z है हमारे पास, अगर एक्सएल और एक्सी होता ही नहीं तो क्या आर के बराबर होता है? अगर हमारे पास, अगर मान लो बेटा एक्सी और आर नहीं होता, सिर्फ हमारे पास इंडक्टर होता है, तो क्या ये सीधे सीधे एक्सएल के इक्वल हो जाता है? इसी तरह से अगर एक्सएल और आर ना हो तो क्या ये डायरेक्टली एक्सी के बराबर हो जाएगा? तो ये जो z है हमारे पास, ये z अगर हम जान रहे हैं तो हम सारी चीजें ऐसे ही निकाल सकते हैं। वी नीड नॉट टू राइट एनीथिंग। सिमिलरली अगर आप इन्हीं वैल्यूज को यूज करो, यू कैन डायरेक्टली गेट द वैल्यू ऑफ फाइव इन ईच एंड एवरी केस आल्सो। अब आगे की बात करते हैं। अगर हम कैपेसिटर को निकाल देते हैं सर्किट से, तो इट बिकम्स, ये क्या बन जाएगा बेटा? ये हमारा इंडक्टिव सर्किट बन जाएगा और हमारे पास एक्सएल और आर होगा। फॉर्मूला इज इक्वल टू एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। डन है क्या? रूट के अंदर एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर हमारे पास बेटा ये कैपेसिटर है, सिर्फ हमारे पास इंडक्टर नहीं है, इंडक्टर हमने निकाल दिया है, देन इट विल बी इक्वल टू एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आपके पास एक फॉर्मूला है, यू कैन फाइंड एनी फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ दिस। आप कोई भी फॉर्मूला इसके हेल्प से आसानी से निकाल सकते हो। यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यूज। डन। सो नाउ आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट पार्ट बेटा, यहां से थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं, ठीक है? tan फाइव कभी कभी कैलकुलेशन में काम आ जाता है ना? मान लो फाइव की वैल्यू नहीं दी हुई है और मुझे मुझे जो है बेटा z भी नहीं दिया हुआ है, z भी नहीं दिया हुआ है, तो मैं इसको VL माइनस, मान लो मुझे दिया हुआ है कि हमारे जो वोल्टेज है इंडक्टर के क्रॉस, कैपेसिटर के क्रॉस, रेजिस्टेंस के क्रॉस, ये वैल्यूज हैं, तो आप मुझे पावर फैक्टर निकाल के बता दो। तो आप डायरेक्टली बेटा इस फॉर्मूले से फाइव निकाल के आंसर कर सकते हो, ठीक है ना? एक्चुअली में बेटा पैरेलल का तो हमारे सिलेबस में है नहीं, बट मैं हल्का फुल्का आपको आइडिया दे दूंगा, है ना? आप घबराओ नहीं, पैरेलल हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट मैं आपको बता जरूर दूंगा, ठीक है? तो वेट फॉर फ्यू मिनट्स, इट विल कम, ठीक है? मैंने ऐसा नहीं बोला बेटा, अकॉर्डिंग टू नीड। अगर कहीं tan फाइव लिखा हुआ है तो हम उससे घबराएंगे नहीं। tan फाइव क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया। तो मतलब आप लोग हमेशा हर चीज का रूल क्यों सेट करने लगते हो? रूल सेट करने पे मत जाया करो, वैल्यूज जाननी, समझ में आनी चाहिए कि ये है क्या। अब कोई tan फाइव बोल दे, हम बोलेंगे सर ने तो कभी tan फाइव का बात ही नहीं किया था, क्या आ गया tan फाइव? मैंने आपको बता दिया कि आपके पास डायग्राम है, यू कैन राइट tan फाइव। समटाइम tan फाइव इज आल्सो यूज, कभी कभी यूज हो जाता है ना? दैट्स इनफ। जरूरत पड़ेगी तो लगा लेंगे उसे, नहीं पड़ेगी तो कोई बात नहीं है, सीखा हुआ तो कोई बेकार थोड़ी ना चला गया, है ना? आगे बढ़ते हैं, आगे के पॉइंट पे आ रहे हैं। तो यहां से आते हैं बेटा अगले पॉइंट पे। ये सब के सब एलसीआर सर्किट से जुड़े हुए पॉइंट्स थे आपके, वन बाय वन जितनी भी मैंने बताई। नाउ आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट पार्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस नेक्स्ट पार्ट आल्सो। इस अगले पार्ट को भी समझने की कोशिश करते हैं, ट्राई करके देखते हैं, ठीक है ना? हम लोग अभी वेरिएशन देखने जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी का अपने इम्पिडेंस के साथ। जो हमारे पास इम्पिडेंस है, उस इम्पिडेंस का वेरिएशन हमारी फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे हो रहा है। तो मैं आपको अलग अलग तरह के ग्राफ्स बताता हूँ एक एक करके, इन ग्राफ्स को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है बेटा? तो आई एम स्टार्टिंग विथ द फर्स्ट वन। क्या रेजिस्टेंस हमारा ओमेगा के साथ वेरी करता है? आंसर इज नो। ओमेगा का कोई रिलेशन रेजिस्टेंस के साथ नहीं है। तो अगर मैं कभी भी ओमेगा का और किसका बेटा, ओमेगा का और आई का या जेड का, हाँ बेटा आप पूछ सकते हो। वेरिएशन ऑफ इम्पिडेंस विथ ओमेगा, ओमेगा के साथ कैसे बदलेगा इसकी बात कर रहे हैं। व्हाट डज रेजोनेटिंग मीन्स? ओके, एक्चुअली बेटा इट इज अ टर्म टेकन फ्रॉम क्लास 11, जहां पे हम बोलते हैं कि अगर दो सोर्सेज हैं हमारे पास, दो अलग अलग नेचर्स हैं और उन दोनों की फ्रीक्वेंसी हमारी सेम हो जाती है, इसे हम लोग रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे मेरी फ्रीक्वेंसी मान लो आपके साथ मैच कर गई, तो बोलेंगे उस फ्रीक्वेंसी को रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। आपको याद होगा लास्ट क्लास में कुछ
अभिनव ने किसी जगह पे एग्जाम्पल भी लिया था इसका, है ना, कुछ एग्जाम्पल भी लिया था, है ना, तो याद आया होगा आपको। ठीक है, चलो फिर तो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो मैं आपको बता रहा था वेरिएशन ऑफ इम्पीडेंस विद ओमेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ले रहा हूं आर और ओमेगा के वेरिएशन को, ठीक है ना, तो ध्यान से देखते हैं बेटा। In first graph, I am just representing R and omega here. R और ओमेगा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। R ओमेगा से इंडिपेंडेंट होता है, सो आई एम जस्ट ड्रॉइंग अ स्ट्रेट लाइन, अ कांस्टेंट लाइन। ठीक है, दूसरे पे आते हैं। This time I am taking XL and omega. We know that XL is equal to omega into L. So बेटा अगर मैं यहाँ पे XL और ओमेगा के बीच की बात करूं, तो I should draw a straight line like this, and its slope is equal to L. Hopefully this thing is also clear, है ना। The third one, अगर मैं यहाँ पे XC और ओमेगा के बीच में बात करूं, XC and omega, we know that XC is equal to 1 by omega C. So you can replace it, XC into C is equal to 1 by, sorry, XC into omega is equal to 1 by C. क्या ये कांस्टेंट है बेटा 1 by C? Is it a constant? हाँ एग्जैक्टली बेटा, नो इट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नॉट पैराबोला, है ना। मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ड्रॉ करूंगा। दिस वन इज बेसिकली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इज इट फाइन? वी हैव टू ड्रॉ अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या यहाँ तक बच्चों क्लियर है? आप जब तक बोलोगे नहीं तब तक तो मुझे समझ नहीं आएगा। इज इट ओके? इज इट फाइन? तो दीज आर द थ्री वेरिएशंस। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। ठीक है, तो मैं अब लास्ट वन पे आता हूं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसपे हम लोग आगे चल के बेटा रेजोनेंस के बारे में बात करेंगे कि रेजोनेंस की शार्पनेस कैसी होने वाली है। तो थोड़ा बहुत इसको लास्ट वाले को अच्छे से समझते हैं। बेटा if xy is equal to constant, then the graph between x and y is considered as rectangular hyperbola. If you increase the value of x, automatically the y will decrease. Okay, just a minute beta. I hope the point is clear now. Steady state solution. क्या है बेटा स्टेडी स्टेट सोल्यूशन? ये स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन क्या है मैं समझा नहीं। वर्ड स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन, मैं मेरे दिमाग में तो कुछ ऐसा वर्ड है नहीं। आई हैव टू सी द एनसीईआरटी। किसके बारे में बोल रहे हैं? ओके, तो फेजर्स के बारे में बोल रहे हैं। नहीं बेटा, जीरो इनफाइनाइट पे जाकर होगा, इन्फिनिटी पे लेकर जाओगे तो जीरो होगा, है ना। एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर कहीं पे दिया हुआ हो एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ऐसे कर्व को हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहेंगे, है ना। आगे बढ़ाऊं मैं बेटा, ये स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन तो पता नहीं मुझे। आई हैव टू सी द एनसीईआरटी बुक कि वो किस किस मतलब कॉन्सेप्ट को इसके थ्रू एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। तो मैं आगे बढ़ूं। आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट पॉइंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट वन बेटा, ये लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर z इज इक्वल टू xl minus xc square plus r square
और इसके ऊपर हमने क्या लगाया बेटा, रूट। प्लीज सी दिस इक्वेशन, थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। एक्सएल को मैं चाहूं तो आराम से ओमेगा एल, और एक्सी को चाहूं तो 1/ओमेगा से लिख सकता हूं। आप बच्चों मुझे एक बात बताना, छोटी सी बात है। If I increase the value of omega, then automatically the value of XL will increase. And if we decrease the value of omega, automatically the XC will increase. क्या ऐसा होगा क्या? मतलब एक को बढ़ाओगे दूसरा घट जाएगा, एक को घटाओगे दूसरा बढ़ जाएगा, है ना? बट मिनिमम वैल्यू मुझे यहाँ पे कब मिलेगी? मैं अगर z की मिनिमम वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो हाउ आई विल गेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ z? when this XL is equal to XC, क्योंकि in that case एक टर्म हमारे पास बेटा जीरो हो जाएगा and we will get Z minimum. So if I want to write here Z minimum, the value of Z minimum is equal to R, under bracket I will write when XL becomes XC. मतलब इससे आप कंक्लूजन क्या निकाल रहे हो? इससे आप कंक्लूजन क्या कर सकते हो? ये हमारी मिनिमम वैल्यू है, इसके अलावा दोनों साइड हमारी जो वैल्यूज होंगी ये हमेशा इससे बड़ी होंगी। इफ आई वांट टू ड्रॉ अ ग्राफ, अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं तो ग्राफ विल लुक लाइक दिस। ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसा दिखेगा। इट इज नॉट एक्चुअली पैराबोला, है ना? आप पैराबोला मत मानना। लेफ्ट हैंड साइड डिक्रीजिंग है, राइट हैंड साइड इंक्रीजिंग है, और ये जो वैल्यू है यहाँ पे इसे मैं ओमेगा नॉट बोलूंगा, बिकॉज एट दिस पॉइंट एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी। इसके लेफ्ट हैंड का जो सर्किट है हमारा, दिस वन इज बेसिकली नोन एज कैपेसिटिव। अब देखो बेटा, अगर आप ओमेगा को कम करते हो इससे तो हमारा कौन सा पार्ट डोमिनेटिंग हो जाएगा? एक्सी वाला। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस वन इज कैपेसिटिव पार्ट, एंड ये जो राइट हैंड साइड है दिस वन इज बेसिकली इंडक्टिव, because if the value of omega is greater then the value of XL is greater, और अगर XL greater है तो क्या हम उसको इंडक्टिव सर्किट कह सकते हैं? अंशिका बेटा कोई प्रॉब्लम है? पहले ये समझ लिया कि नहीं ये तो मुझे बता दो। इज दिस पॉइंट इज क्लियर? मैंने आपको क्या बोला? यू शेप का मैंने बोला बेटा एग्जैक्टली इट इज नॉट यू शेप एक्चुअली, है ना? ये इवन नहीं है, मैंने बोला भी आपको इट इज नॉट सिमेट्रिकल। एक साइड डिक्रीज हो रही है वैल्यू। शुरुआत में मुझे ये आइडिया इसलिए लगा क्योंकि मैं तो इसी पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर मैं ओमेगा को घटाऊंगा तो एक्सी बढ़ता जाएगा, हमारा जेड भी बढ़ेगा। और इस साइड राइट हैंड साइड में मैंने देखा बेटा, इफ आई विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ओमेगा, वैसे केस में एक्सएल बढ़ेगा तो जेड की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी, है ना? डन। तो मैंने बोला ये सिमेट्रिकल कर्व नहीं है, ये सिमेट्री नहीं है कि जिससे आप बिल्कुल सिमेट्री के बारे में कुछ बात कर सकें। ठीक है, थोड़े पार्ट तक आप इसको सिमेट्रिकल समझ सकते हो, है ना? ओके, आई एम शोइंग यू द प्रीवियस वीडियो। Z maximum when XC is 0। नो बेटा, मैंने बोला Z maximum when XL is equal to XC। हमारा ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। एक टर्म ही जीरो हो गया तो क्या Z की मुझे मिनिमम वैल्यू मिलेगी? डन। रेक्टेंगुलर पैराबोला नहीं होता बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। मैक्सिमम तो कोई हो ही नहीं सकता है यहाँ पे, क्योंकि दोनों साइड ओपन है सर्किट। ओमेगा की वैल्यू बढ़ाते जाओ, एक वैल्यू आपकी इंक्रीज होती जाएगी। तो ये वी विल गेट नो एनी मैक्सिमा, वी हैव ओनली मिनिमस। यहाँ पे सिर्फ मिनिमा होगा, कोई मैक्सिमा नहीं होगा। चलो फिर आगे बढ़ाता हूँ। नाउ अगर मैं इसी के हेल्प से करंट के लिए बनाता बेटा, तो अगर मैं इसी जगह पे करंट का और ओमेगा का कर्व बनाता, it will look like this. Here this one is I, this one is omega. This time the curve will be like this. ये वैल्यू हमारे पास क्या है इस बार? ये है ओमेगा नॉट। Here you should write XL is equal to XC.
और ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, यहाँ जो करंट है इट इज नोन एज आई मैक्सिमम। यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, मैक्सिमम। दिस साइड, दिस वन इज कैपेसिटिव and here this one is basically inductive in nature. This one is inductive. Done. क्या कंफ्यूजन है इसमें, क्या कंफ्यूजन है बेटा पैराबोला और हाइपरबोला में? हाइपरबोला तो हाइपरबोला है, इसमें तो कुछ समझना ही नहीं है, ये हाइपरबोला है ना। पैराबोला जब भी होगा तो कुछ इस तरह से बनेगा, या तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, जो भी बनाना चाहो बना सकते हो, ठीक है। चलो फिर, तो यहां तक के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए क्या? देखो मैंने अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं लिया है ना, मैंने कोई क्वेश्चन नहीं लिया है अभी तक, मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं लिया है। आई विल टेक द क्वेश्चंस इन नेक्स्ट लेक्चर। मैं अगले लेक्चर में आपके क्वेश्चंस लूंगा, मतलब अब मंडे को ही ले पाऊंगा मैं, तो मंडे को मैं इसके क्वेश्चंस भी लूंगा, तो घबराना नहीं। आई विल टेक अराउंड 15 to 20 क्वेश्चंस, जो भी डाउट्स होंगे ना सब क्लियर होंगे। नहीं बेटा अभी खत्म नहीं है, अभी बहुत कुछ है। आगे बढ़ू मैं यहाँ से, शुड वी मूव? ओके, मैं यहां से अगले अगले पॉइंट पे लेकर चलता हूं। लेफ्ट वन शुड बी इंडक्टिव। नो बेटा, एज आई टोल्ड यू, इफ द वैल्यू ऑफ ओमेगा विल रिड्यूस, यहाँ पे क्या है, दोनों के दोनों बराबर हैं। ओमेगा नॉट पे क्या है, दोनों के दोनों, है ना। लास्ट में अगर हम लोग देखें यहाँ पे, इस पॉइंट पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास, एक मिनट बेटा, पता नहीं, जस्ट अ मिनट, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ओके नाउ इट्स फाइन। हाँ बेटा, हाँ ठीक है, ठीक है, समझ गया आप। तो मैं बोल रहा था, अगर हमारे पास नो, अब नहीं लैग हो रहा होगा। एक ही तो इक्वेशन ही सिखाया है, दूसरा कोई इक्वेशन ही नहीं सिखाया। z इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बस वही इक्वेशन है जिसको हमने यहाँ पे यूज किया है। मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा, ये सिमेट्रिकल नहीं है, तो कर्व का इक्वेशन सिमेट्रिकल इक्वेशन बनाने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ तो सिर्फ मैं बोल रहा हूँ बढ़ना और घटना देखना है, बढ़ और घट क्या रहा है। मैं आपको बता रहा था कि अगर हमारे पास ओमेगा नॉट दिया हुआ हो, तो यहाँ पे तो ये एक्सएल और एक्सी बराबर है ना। अब जैसे ही मैं ओमेगा की वैल्यू को कम करूंगा, एक्सी मेरा इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही मैं ओमेगा की वैल्यू को बढ़ाऊंगा, हमारा एक्सएल बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अगर अगर बेटा मैंने ओमेगा की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, तो ऑटोमेटिकली एक्सएल क्या है, डोमिनेंट हो गया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंडक्टिव। और अगर मैंने ओमेगा की वैल्यू को कम किया, तो एक्सी आराम से बढ़ गया, एक्सी बढ़ गया मींस इट इज कैपेसिटिव इन नेचर। आई होप द थिंग इज क्लियर। डन, ओके, सो नाउ आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट पार्ट। तो ये पॉइंट था बेटा जो कि हमें समझना था। होपफुली मोर और लेस आपके दिमाग में ये सारी चीजें चली गई। कहीं कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो। मैं यहाँ से बेटा अगले पॉइंट की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, अच्छा पॉइंट है, इसको समझेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा डेरिवेशन है, इट मे बी पॉसिबल कि ये आपके एग्जाम में पूछा जा सके, है ना, तो इस डेरिवेशन को भी अच्छे से समझ लें। तो हेडिंग डालते हैं बेटा, अगली हेडिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस। किस बात के लिए कन्विंस होना था आपको, बताओ बेटा अपूर्वा, मैं समझा नहीं अभी तक। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इस तरह के इक्वेशंस हमारे पैराबोला के इक्वेशंस होते हैं।
जहां पे इधर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल ग्राफ है ना। इट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। नो, मैंने ये कहा बोला बेटा कि ये प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये एक चीज तो प्रोपोर्शनल है ना कि अगर मैं मान लो कि I इज इक्वल टू वी बाई आर लिख रहा हूँ या वी बाई जेड लिख रहा हूँ, अगर z की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो I मिनिमम होगा, z की वैल्यू मिनिमम होगी तो I मैक्सिमम होगा। अगर z घटेगा तो I बढ़ेगा, z बढ़ेगा तो I घटेगा। तो जो प्रीवियस ग्राफ था उसका जस्ट रिवर्स ग्राफ हमें यहाँ पे I वाला ग्राफ जो है देखने को मिल जाएगा। चलो तो आगे बढ़ाता हूं, मैं आपको लेकर चल रहा हूं बेटा शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस में। थोड़ा अजीब सा वर्ड है, पहले इस अजीब से वर्ड को पहले एक्सप्लोर किया जाए कि है क्या, है ना। पहले इस अजीब से वर्ड को समझते हैं। शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस एंड क्वालिटी फैक्टर। एंड क्वालिटी फैक्टर, है ना। एकदम आराम से समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना है, इसको लिखना नहीं है क्योंकि मैं भी इसको हटा ही दूंगा। देखो बेटा, हमारे पास मान लो एक कर्व ऐसा आया था, एक कर्व ऐसा आया है, एक कर्व कुछ इस तरह का आया है। अब बताओ मुझे इनमें से सबसे शार्प कर्व कौन सा दिखाई दे रहा है? इसको 1 मानूं, इसको 2 मानूं, इसको 3 मानूं, तो कौन सा शार्प है? ऑटोमेटिकली बेटा थर्ड वन, कोई दिक्कत तो इसमें है ही नहीं। तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का मीनिंग भी यही है कि हमारे पास कौन सा कर्व सबसे ज्यादा शार्प आ रहा है, जिसकी हाइट, जिसकी वैल्यू जो है बेटा हमारे पास करंट की, वो मैक्सिमम जा रही है, सबसे ज्यादा जा रही है, बहुत ज्यादा जा रही है। विड्थ जिसका बहुत ही कम है। विड्थ बहुत कम होने का मतलब क्या हुआ? विड्थ मतलब जो हमारी वैल्यूज का वेरिएशन है वो बहुत ही कम है, और जो उसकी आई की वैल्यू आ रही है ये बहुत ही ज्यादा निकल कर आ रही है। क्या ये बात आपके दिमाग में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ गई? तो पीक है, एग्जैक्टली बेटा, पीक वैल्यू इज वेरी लार्ज एंड द वेरिएशन इज वेरी स्मॉल। जो इसका वेरिएंस है वो बहुत कम है, वो बहुत ज्यादा दूर तक डिस्क्रीट वैल्यूज को ले नहीं रहा है। ठीक है ना। तो अब मैं इस कॉन्सेप्ट को समझाने की तरफ आपको लेकर आता हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। हाँ बेटा, मैं इसी बात को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखो, शार्पनेस ऑफ द कर्व की बात जब हम करेंगे तो यहाँ सबसे पहली चीज मैं फिर से ग्राफ से ही स्टार्ट करूंगा। आई विल ड्रॉ द ग्राफ फर्स्ट। ठीक है, इसको समझने के लिए हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो मैं बोलूंगा इस ग्राफ में मान लो हमारे पास ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज आई मैक्सिमम, आई है, और ये वैल्यू मुझे कब मिल रही है? आई की मैक्सिमम वैल्यू जब हमारे पास ओमेगा की वैल्यू सीधे सीधे ओमेगा नॉट के बराबर। तुम्हारा ये क्वेश्चन सिग्निफिकेंट एक्चुअल में है ही नहीं बेटा, है ना। शार्पनेस मैंने बोला कि अगर आपका विड्थ कम हो और हाइट ज्यादा हो, वैसे केस में बेटा हम लोग उसे शार्प बोलेंगे। अगर विड्थ ज्यादा हो और हाइट कम हो, वैसे केस में वो उतना शार्प नहीं माना जाएगा। मैं शार्पनेस को सिर्फ उससे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जस्ट अ मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट। शार्पनेस के लिए बोला बेटा कि हमारा हाइट ज्यादा हो, जैसे ये जो आई की वैल्यू है ना, जो आई नॉट आई है, जो आई मैक्स है, ये बहुत ज्यादा आया हो और वेरिएशन ज्यादा नहीं हो, विड्थ ज्यादा नहीं हो, है ना। अभी विड्थ थोड़ा, एक्चुअली 2 मिनट रुकोगे तो ज्यादा प्यार से समझ में आएगा। वो तो मैं सिर्फ ग्राफ से आपको आइडिया दे रहा था, मैंने उसे लिखा भी नहीं इसलिए, है ना। 2 मिनट रुक जाओ, इसके डेफिनेशन को समझेंगे तो आराम से दिमाग में जाएगा। मैंने बोला बेटा कि अगर मेरे पास आई नॉट यहाँ पे वैल्यू है तो ये पावर कंज्यूम कर रहा होगा। मैं करंट की दो ऐसी वैल्यूज निकालूंगा जहां पे हमारा पावर का कंजप्शन जस्ट इसका हाफ हो।
पावर का कंजप्शन जस्ट क्या हो बेटा, इसका हाफ हो। तो वैसे केस में करंट की वैल्यू जो निकल कर आती है वो हो जाती है आई नॉट बाई रूट टू। कितने के बराबर हो जाती है, आई नॉट बाई रूट टू। लॉजिक बहुत सिंपल सा है, हमारे पास जो करंट है, करंट बेसिकली है क्या, करंट बेसिकली है क्या, V बाई आर, ऐसा ही है ना, या V बाई जेड। करंट तो इस तरह से आप निकालते हो, लेकिन जब हम पावर निकालेंगे तो पावर के लिए एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर है, इंडक्टर कोई पावर कंज्यूम नहीं करता, कैपेसिटर कोई पावर कंज्यूम नहीं करता। पावर कौन कंज्यूम करता है, सिर्फ पावर सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस कंज्यूम करता है, इसके अलावा और कोई कंज्यूम नहीं करता। दैट्स वाई जो फॉर्मूला होगा ये होगा हमारे पास आई स्क्वायर इंटू आर मल्टीप्लाइड बाई टी, यही होगा ना, या आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर। तो अगर मैं आधे पावर की बात करता हूं तो इसको डिनोमिनेटर में 2 डालूंगा, और 2 डालने का मतलब क्या हुआ, एक तरह से मैं आई नॉट बाई रूट 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर लिख रहा हूं। क्या यही लिखना हुआ क्या, फिर से समझना मेरी बात को। मैंने बोला मैं पावर का कंजप्शन, मैं करंट की वो वैल्यूज लिखना चाहता हूं जहां पे मेरे पास पावर का कंजप्शन जस्ट इसका हाफ हो। तो पावर का कंजप्शन हाफ करने के लिए मुझे करंट की वैल्यू को 1 बाई रूट 2 लेना होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है आपके दिमाग में? मैंने आपको बोला बेटा कि हमारे पास इंडक्टर और कैपेसिटर तो कोई पावर कंज्यूम नहीं करता, तो अगर मैं सर्किट का करंट निकाल लूं और आई स्क्वायर इंटू आर निकाल लूं, वो पावर बताएगा। तो पावर को हाफ करने का मतलब हुआ बहुत ही सिंपल, करंट की वैल्यू को 1 बाई रूट 2 कर देना, हमारे पास सेम आंसर निकल के चला आएगा। अब मैं मानता हूं बेटा आई बाई, ये जो दो वैल्यूज मैं बोल रहा हूं यहाँ पे, आई नॉट बाई रूट 2 की ये वैल्यू मुझे या तो यहां मिल रही है या यहां मिल रही है, और इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग जो मेरे पास ओमेगा की वैल्यू है, दिस वन इज ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा, एंड दिस वन इज बेसिकली बेटा ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा। क्या ये लेने में कोई दिक्कत है? शुरुआत में छोटी सी वैल्यू के लिए बेटा ये कर्व ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल है, तो अगर हम ओमेगा की वैल्यू को थोड़ा सा कम कर दें या थोड़ा सा बढ़ा दें, डेल्टा ओमेगा से कम कर दें या डेल्टा ओमेगा से बढ़ा दें, इन बोथ द केसेस वी विल गेट द सेम आंसर ऑफ करंट, दैट इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइडेड बाय रूट 2। दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? अब यहाँ पे मैं शार्पनेस के बारे में बात करूंगा या क्वालिटी की बात करूंगा। शार्पनेस और क्वालिटी एक ही तरह के फैक्टर को बताने के काम आएगा यहाँ। आई विल राइट क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर इज बेसिकली ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा। आप देखो बेटा डिनोमिनेटर में मैंने कौन सी क्वांटिटी ली, इसका विड्थ लिया, और ओमेगा नॉट क्या है, इसकी पीक वैल्यू जहां पे मिल रही है वो वैल्यू है, एंड दिस ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा will represent the quality factor. This one is basically known as bandwidth. इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बैंडविड्थ के नाम से जानते हैं। और ये जो ओमेगा नॉट है, इट इज कॉल्ड पीक, इट इज कॉल्ड रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। सर डेल्टा वी, डेल्टा वी मतलब छोटा सा चेंज, मैंने उसी को तो यहाँ दिखाया बेटा, ये पूरा का पूरा डेल्टा वी हो गया। मान लो पहले से मेरे पास वैल्यू थी 20, मैंने 2 कम कर दिया तो आ गया 18, 2 बढ़ा दिया तो क्या आ गया 22। तो ये 18 को मैंने लिखा बेटा ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा, एंड दिस 22 इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा। आई होप द थिंग इज क्लियर। अच्छा मैंने ये टी लिख दिया, आप इसको हटा देना बेटा, टी इज नॉट सिग्निफिकेंट, है ना, टी आप हटा लेना। पावर लिख रहा था तो टी की जरूरत नहीं, ठीक है। आगे आते हैं, मैं यहाँ पे इसे लिख भी देता हूं बेटा, वैल्यू ऑफ करंट व्हेन, वैल्यू ऑफ करंट व्हेन पावर कंजप्शन इज जस्ट हाफ। हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, ये सीधे सीधे क्या है बेटा, मैक्सिमम वैल्यू का हाफ है। होपफुली द थिंग इज क्लियर। कहां से आया नहीं है बेटा, ये तो ध्यान में रखने वाली बात है ना।
द फॉर्मूला इज नॉट ड्रिवन, इसे ड्राइव करके नहीं निकाला है, ये ध्यान में रखने वाली बात। होपफुली यहां तक की बातें दिमाग में जा रही हैं। मैं आगे बढ़ा सकता हूँ। शुड आई मूव फॉर द नेक्स्ट पॉइंट? अब देखते हैं बेटा कि इससे मैं अलग फॉर्मूले जो ये जो वैल्यूज आई हैं इनको मैं चेंज कैसे कर सकता हूँ, है ना, इनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो मैं सबसे पहले बेटा स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास z की वैल्यू क्या होती है? z इज बेसिकली xl माइनस xc स्क्वायर प्लस r स्क्वायर एंड रूट ओवर इट। क्या बोल रहे हो बेटा? मैं समझा नहीं, लैग कर रहा है? सबके लिए लैग कर रहा है क्या बेटा? एवरीवन? नो, तो बेटा प्लीज एक बार मुझे प्लीज रिफ्रेश कर लो बेटा, इट विल हेल्प यू। बेटा अगर सबका लैग नहीं कर रहा तो एक्चुअली आई एम नॉट सपोज टू ऑफ द वीडियो, है ना? तो प्लीज मैनेज कर लो इफ यू कैन, अगर आप कर सकते हो तो। चलो तो मैं थोड़ा सा ध्यान से दोबारा से देख लो बेटा। मैं आपको बोल रहा था कि हम लोग यहाँ पे z की वैल्यू को क्या लिख सकते थे? आइए xl माइनस xc स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। मुझे आई नॉट को कहाँ पे घटा के लाना है? आई नॉट बाई रूट टू पे। तो क्या उसके लिए मुझे z की वैल्यू को रूट टू टाइम्स करना पड़ेगा? z की वैल्यू को रूट टू टाइम्स करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। मुझे पता है कि ऐसे जो z था वो सीधे सीधे आर स्क्वायर आर के बराबर था। अभी तक जो ओमेगा नॉट पे z था वो हमारे पास r के बराबर था। अब मुझे उसे दुगना करना है, तो कैसे दुगना करेंगे? अगर हम इस xl माइनस xc की वैल्यू को r के बराबर ले लेंगे, अगर ये xl बाई xl माइनस xc भी जो है r के बराबर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस, मैं लिख के दिखा दे रहा हूं। बिना सोचे सीधे प्रिया पहला बात बोलती है नॉट गेटिंग। थोड़ा सा यूज कर पहले दिमाग को, फिर बोला करिए, है ना? एक बार थोड़ा सा सुन के समझने की कोशिश कर, फिर बोला कर, है ना? मैंने बोला बेटा सिंपल कि आई नॉट अगर यहाँ था करंट, तो आपके पास v डिवाइडेड बाई z था। z को क्या आप r लिख रहे थे? मैक्सिमम करंट। अब अगर मैं आई नॉट बाई रूट टू इसे बनाना चाहता हूं, तो इसका मतलब है मैं यहाँ पे v बाई जेड ऐसा लिखना चाहता हूं कि z की वैल्यू क्या हो जाए, यहाँ पे रूट टू टाइम्स ऑफ r के बराबर हो जाए। यही है ना? और z रूट टू टाइम्स ऑफ r कब होगा बेटा? दिस z becomes रूट टू r when it becomes रूट टू r। z की वैल्यू है हमारे पास आर स्क्वायर प्लस xl माइनस xc का स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू रूट टू आर। ये वैल्यू रूट टू आर तब होगी व्हेन दिस xl माइनस xc इज इक्वल टू आर। क्या अब ये पॉइंट आपके दिमाग में जा रहा है? नाउ इज दिस पॉइंट इज क्लियर? ओके, सो अब मैं डेराइव कर रहा हूं बेटा। अब xl को लिख रहे हो यहाँ पे ओमेगा है, xc को लिख रहे हो आप वन बाई ओमेगा सी एंड इट विल बी इक्वल टू आर। आराम से लिखा जा सकता है ना? आराम से लिख सकते हैं। मैं बस टर्म्स यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, एक ओमेगा नॉट, यहाँ भी ओमेगा नॉट। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? कोई दिक्कत? अच्छा सॉरी, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया बेटा। ओमेगा नॉट तो फिर तो दोनों बराबर ही हो जाएंगे। ओमेगा की वैल्यू को क्या मैं ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई एल, और यहां भी ओमेगा को बेटा क्या मैं ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई सी लिख सकता हूं क्या? इट कैन बी रिटन और नॉट? क्या ये लिखा जा सकता है? ओमेगा एल है तो ओमेगा की वैल्यू अभी जस्ट हमने सीखा था, ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा था या ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा था। दोनों में से कोई एक यूज कर सकता है। तो आई एम जस्ट राइटिंग दिस वन। अब मैं यहां से ओमेगा नॉट को अगर कॉमन निकाल लूं तो आई कैन राइट ओमेगा नॉट एल वन प्लस डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाई ओमेगा नॉट।
और ये जो दूसरी क्वांटिटी है बेटा, यहां से मैं अगर इसको कॉमन निकाल लूं तो आई कैन राइट ओमेगा नॉट सी 1 प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू ओमेगा नॉट। क्या ये पॉइंट क्लियर है या नहीं बेटा? ये ओमेगा नॉट एल और ओमेगा नॉट सी 1 बाई ओमेगा नॉट सी तो एक ही है ना, ये दोनों के दोनों तो एक्सेल ही है ना। तो मैं सिंपल वे में इसे क्या लिख देता हूँ, एक्सेल 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट। The second one is minus XL under bracket 1 plus delta omega by omega naught minus 1 is equal to R. आप यस या नो मुझे बोलना बेटा, आप यस या नो मुझे बोलना, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं या नहीं? प्लीज टेल मी। डेरिवेशन है बेटा, समझना पड़ेगा, नहीं समझेंगे तो एग्जाम में आएगा, नहीं कर पाएंगे। मैंने किया क्या, मैंने ओमेगा नॉट को कॉमन निकाला, इट बिकम्स 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट। इन सेकेंड केस 1 बाई ओमेगा नॉट सी अंडर ब्रैकेट 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट। मैंने 1 बाई ओमेगा नॉट सी को एक्सी ना लिख के एक्सेल लिख दिया, क्योंकि हम जानते हैं एक्सेल और एक्सी आपस में क्या होते हैं, हमारे पास जो ओमेगा नॉट एल है वो हमारा 1 बाई ओमेगा नॉट सी के बराबर होता है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। तो अगर ये दोनों बराबर ही होते हैं तो मैं सीधे सीधे दोनों को एक ही नाम दे दूं तो कोई परेशानी नहीं। क्या आप चाहो तो दोनों को एक्स ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अब बेटा हम लोग यहाँ पे करते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। अगर मैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन करूं तो ये 1 आराम से अंदर, -1 आराम से अंदर चला जाएगा एंड द वैल्यू बिकम्स, ये वैल्यू जो है ये क्या हो जाएगी बेटा? मैं अगर इसको अगले स्टेप में लेकर जाऊं तो आई विल राइट एक्सेल 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट माइनस एक्सेल 1 माइनस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट। मैंने यहाँ पे किया क्या है बेटा? बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। मैंने लगाया है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, आप यहाँ लिख सकते हो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। अब थोड़ा इसको एक्सपैंड कर दो बेटा। आप एक्सपैंड करोगे तो क्या ये 1 और 1 वाली क्वांटिटी डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जानी है? बचना क्या है मेरे पास? एक्सेल ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट इज इक्वल टू आर। और अब आप मुझे बताओ बेटा, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता था? क्वालिटी फैक्टर वाज ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा। तो यहां से मैं आराम से ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा को एक्सेल डिवाइडेड बाय आर लिख सकता हूं या नहीं? एवरीवन प्लीज टेल मी, क्या मैं ये चेंज कर सकता हूं? तो दिस इज द फुल डेरिवेशन बेटा, ये पूरा का पूरा आपका डेरिवेशन था जो कि मैंने आपको कर दिया। आप चाहो इस वैल्यू को सीधे सीधे रट्टा मार सकते हो, याद रख सकते हो। आप इसको चाहो तो क्या कर सकते हो? रट्टा मार के रख सकते हो, याद रख सकते हो। याद रख लिया, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि अगर हम लोग, हाँ बेटा, दिस इज बेसिकली क्वालिटी फैक्टर, नो बेटा दिस इज, कह सकते हो आप, दिस इज बेसिकली द डेरिवेशन फॉर क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर दिखाना हो, शार्पनेस ऑफ द कर्व दिखाना हो, इसके लिए आप इस डेरिवेशन को याद रख सकते हो। अगर आपके एनसीईआरटी में है, आप जान रहे हो एनसीईआरटी में है, तो पूछा जा सकता है अगर इसे सिलेबस से बाहर नहीं किया गया है ना, तो पूछ सकते हैं। और नीट एग्जाम में तो बेटा पूछा हुआ है इससे क्वेश्चन। सो नीट एग्जाम के क्वेश्चंस के लिए तो जो फॉर्मूला चाहिए, नाउ आई एम राइटिंग दोस फॉर्मूलाज। अब मैं सीधे सीधे आपको उन फॉर्मूलों पे लेकर चला हूं। आई एम राइटिंग द फर्स्ट फॉर्मूला। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे Q इज इक्वल टू ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा। सभी समझ रहे हैं? नाउ आई एम जस्ट राइटिंग एक्सेल बाई आर। क्या आराम से लिख सकते हैं? हाँ, एक्सेल को क्या मैं बेटा यहाँ पे एक्सी भी लिख सकता हूँ, ये एक्सी बाई आर भी बन सकता है क्या? बन सकता है। एक और आते हैं बेटा पॉइंट पर, मैं अगर इस एक्सेल को लिखना चाहूँ तो ओमेगा नॉट एल बाई आर भी लिख सकता हूँ, और मैं यहाँ लिखना चाहूँ बेटा इसे, तो इसे मैं 1 बाई ओमेगा नॉट सी इंटू आर भी लिख सकता हूँ। क्या ये लिखने में भी कोई परेशानी है? क्या ये लिखने में भी कोई परेशानी है? तो अगर ये फर्स्ट सीरीज ऑफ फॉर्मूला था, ये सेकंड सीरीज ऑफ फॉर्मूला हो गया। द थर्ड वन सबसे इंटरेस्टिंग वन,
यहाँ ओमेगा नॉट को क्या हम लोग आराम से 1/√LC लिख सकते हैं। तो आई विल राइट 1/√LC into L divided by R। L को अगर हम लोग इनकॉर्पोरेट कर लें, इट विल बी इक्वल टू 1/R√L/C। जो नीट का क्वेश्चन था बेटा वो सीधा सीधा इस फॉर्मूले पर। यहाँ अगर मुझे क्वालिटी ज्यादा अच्छी चाहिए तो R छोटा होना चाहिए, C छोटा होना चाहिए, L बड़ा होना चाहिए। तो L बड़ा हो, C छोटा हो, R छोटा हो, हमारा सर्किट सबसे मस्त पावर, सबसे अच्छा पावर हमें देगा। उसकी क्वालिटी, हमारे सिग्नल की क्वालिटी सबसे बेहतरीन होगी। तो ये बात कह सकते हैं। तो अगर किसी सर्किट में इंडक्टेंस ज्यादा हो, रेजिस्टेंस कम हो, कैपेसिटेंस कम हो, तो वो सर्किट हमेशा हाई क्वालिटी का सर्किट होता है। ये हम लोग इस लास्ट वाले फॉर्मूले को देखकर कंक्लूड कर सकते हैं। एवरीवन, इज इट फाइन? तो ये कुछ फॉर्मूले थे जिन फॉर्मूलों को हम लोग आराम से समझ सकते हैं। बेटा, आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स फॉर योर साइड। क्या ये प्रॉपरली क्लियर है सभी को? तो आज देखो बच्चों, मैंने बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया अभी तक। मैंने आपको बस इम्पीडेंस का फॉर्मूला बताया। लास्ट वन बेटा, बस तो बिना पेन चलाए हमेशा ऐसा बोलती है बेटा, मुझे कभी कभी इस बात का दुख होता है ना? तो एक बार करके तो देख, एल को अंदर लेकर तो आ, रूट के अंदर लेकर आ, और उसके बाद नहीं आएगा तो नॉट गॉट में। अब मैं 2 इंटू 2 4 बताना शुरू करूं तुझे। हाई क्वालिटी सर्किट, मैंने बोला बेटा हाई क्वालिटी का मतलब हुआ रेजिस्टेंस छोटा, इंडक्टेंस बड़ा, कैपेसिटेंस छोटा, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में है वो छोटा होगा तो क्यू बड़ा होगा, जो न्यूमरेटर में है वो बड़ा होगा तो हमारा क्यू बड़ा होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एल बड़ा होना चाहिए, आर छोटा होना चाहिए, सी छोटा होना चाहिए, देन हमारा सर्किट हाई क्वालिटी का होगा। आपके पास एक क्वेश्चन होगा जहां पे ये 3 वैल्यूज दी हुई होंगी और आपसे इसे कंपेयर करने को बोला गया होगा। ओके, नाउ मैं थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस जा रहा हूँ, थोड़ा सा सिलेबस से बियॉन्ड जा रहा हूँ। आपको एक छोटा सा लास्ट कॉन्सेप्ट बेटा, अगर पैरेलल सर्किट कहीं आ गया तो उसे क्या कहेंगे, इसके बारे में लेकर चलते हैं। नो, Q इज क्वालिटी फैक्टर। तो मैं थोड़ा बियॉन्ड द सिलेबस जा रहा हूं और आपको लास्ट पॉइंट बता रहा हूं, दैट इज पैरेलल एलसीआर सर्किट। देखो, इसमें बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हम सीधे सीधे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और आपको समझाते हैं क्या हो सकता है। ये मान लो इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है, ये हमारे पास मान लो एक रेजिस्टेंस लगा है। तो दिस टाइम व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे अगर इसको किसी पोटेंशियल सोर्स से जोड़ रहा हूँ तो मैं अब क्या कर सकता हूँ? तो आई विल राइट द फर्स्ट थिंग, मैं यहाँ सबसे पहले लिखूंगा कि हमारा जो VL होगा, हमारा जो VC होगा, हमारा जो VR होगा, ये तीनों के तीनों सेम होंगे, इसलिए मैं आराम से इसको एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर देता हूँ। दिस टाइम IR इज इन द सेम लाइन, बट IC बेटा हमारा लीड करेगा। IC हमारा क्या होगा, यहाँ पे लीड करेगा इस वैल्यू से, और हमारा जो IL होगा ये इससे लैग करेगा। क्या ये डायग्राम आपको क्लियर हो रहा है? इज दिस डायग्राम इज क्लियर? क्लियर है? अब अगर मैं इन दोनों को इनकॉर्पोरेट कर दूं बेटा, तो यहाँ IC और IL एक ही जगह पे अलग अलग फेज में है, मैं इसे IC माइनस IL लिख दूंगा, और यहाँ भी नेट वैल्यू में निकालूंगा जो कि नेट करंट की होगी। दिस वन इज बेसिकली I net, and first thing I will write I net is equal to IC minus IL square plus IR square and root over it. This I can be written as V divided by Z. Okay, and यहाँ आप क्या लिखोगे बेटा? It is V divided by XC. This one is V divided by XL. और ये क्या है फाइनली? V divided by R. V तो हर जगह है, हटा लेते हैं, तो I will write 1 by Z is equal to 1 by XC minus 1 by XL
का होल स्क्वायर प्लस 1/r²। देखो बच्चों, मैंने आपको ये जो फॉर्मूले निकाल कर दिखाए, इनका बहुत ज्यादा मीनिंग नहीं है। मैं इसको यहाँ पे एडमिटेंस के नाम से जानता हूँ, और इस एडमिटेंस को हम लोग वाई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं? वाई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो मेरा बताने का ज्यादा और कोई पर्पस नहीं था। पर्पस बस इतना सा था आपको बताने का कि आप अगर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो, यू कैन यूज द फेजर डायग्राम। इफ यू यूज द फेजर डायग्राम, यू कैन डायरेक्टली गेट द रिजल्ट। आपको सीधे सीधे आपका रिजल्ट मिलेगा। कैसे मिलेगा? निकालने का तरीका ये हो जाएगा। पिछली बार वोल्टेज की नेट वैल्यू निकालनी पड़ी थी, इस बार करंट की नेट वैल्यू निकालेंगे, बिकॉज करंट इज इन डिफरेंट फेज। इन द फर्स्ट केस the voltage was in the different phase. That's why the graph will look like this. Hopefully the things are clear. नहीं बेटा, ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस नहीं हो गया, इसका रेसिप्रोकल हो गया। इट इज 1/z। 1/z इज एडमिटेंस, और ये उसका जस्ट रेसिप्रोकल हो गया, है ना। इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो था ये वो नहीं है ना। इज इट फाइन? तो आपके पैकेज में कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पैरेलल वाला दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, है ना। पैरेलल वाला हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। आराम से हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नाउ बेटा ऐसा है कि क्वेश्चंस के बिना चीजों को समझाना कुछ मुश्किल होता है। तो टिल नाउ आई एम नॉट टेकिंग एनी क्वेश्चन। मैंने सिंस क्वेश्चन नहीं लिया है तो चीजें थोड़ी मुश्किल होंगी। बट अगर कल जो सर आपको पढ़ाए वो ये चीज पढ़ाने लगेंगे तो चीजें कंफ्यूज हो जाएंगी। दैट्स व्हाई आई विल टेक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इन ऑन मंडे। मैंने सर को जो टॉपिक लिखाया है बेटा, द टॉपिक इज बेसिकली ट्रांसफॉर्मर एंड एलसी ऑसिलेशन। तो कल आप बेटा एलसी ऑसिलेशन और क्या पढ़ लोगे? आप ट्रांसफॉर्मर सर से पढ़ लोगे, ठीक है ना। 1/z इज बेसिकली एडमिटेंस बेटा, इट इज y, ठीक है ना। पूछ सकते हो बेटा, आप तो ऐसे फोरम पे डालो। मैं 5 मिनट आपके एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करना चाह रहा था, है ना। ओके बेटा, मैं इस बार नहीं भी ले पाया तो अगले वेडनेसडे तो मैं जरूर ले लूंगा एक्स्ट्रा। आपका टेस्ट कब है? आपका बेटा ये AIATS कब है? ऑन संडे। एक्चुअली बेटा मैं, मेरे साथ एक छोटी सी परेशानी है। आई हैव टू ट्रैवल ऑन सैटरडे। मुझे थोड़ा ट्रैवलिंग करनी है सैटरडे को, तो मे बी मैं मतलब क्लास लेके मुझे निकलना होगा। और आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगाने का मतलब है कि मेरी ट्रेन जो है वो मिस हो जाएगी, तो आई कुड नॉट टेक क्लास, है ना। तो मैं उस दिन जो है जर्नी में होऊंगा, इसलिए नहीं ले पाऊंगा। तो सॉरी फॉर दैट। अगर आप संडे को चाहते हो, आई विल फिक्स इट ऑन संडे। संडे को मैं ले सकता हूँ। आई कैन टेक इट ऑन संडे। संडे को कोई दिक्कत है तो बोलो। नो, संडे को नहीं, टेस्ट है ना, वही मुझे भी लग रहा था। ऐसे पहले तो आपका एक प्रैक्टिस टेस्ट होगा ना। प्रैक्टिस टेस्ट हो गया। हाँ बेटा, आईएल आईसी को आईएल से बड़ा मान लिया है मैंने। एक्चुअली इट इज नॉट। ओके बेटा, तो आप लोग फोरम पे, हाँ फोरम यूज करना। आई विल सेंड यू द, मैं आपको उसके आंसर्स भेजता जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। वो मेरे पास रहेगा तो फोरम पे मैं आपका आंसर करता रहूंगा। नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। ओके बेटा, अभी नहीं जा रहा मैं संडे को, सैटरडे इवनिंग से संडे मॉर्निंग तक ट्रैवल करूंगा, है ना। ओके बेटा, देन बाय बाय, गुड डे, टेक केयर एवरीवन। ओके, हाँ एग्जैक्टली बेटा। देन ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। अगली क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। वी विल डू सो मेनी क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। बाय बाय बेटा, गुड डे। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू वेरी मच। ओके, still we have some time. Thank you Priya, in seconds. Okay, चलो फिर बाय बाय।
जय श्री राम। सब एक से एक है ना।